बुला दीजिए, क्योंकि इन्हीं से बहस बाजीगर है और ये दर्शक ही तय करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस नए कार्यक्रम में। आपने अक्सर सुना होगा कि देश में असल मुद्दों से हटकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। वक्फ संशोधन कानून के बाद क्या विपक्ष देश के मुसलमानों को डरा रहा है? अनुच्छेद 370 पर कहा गया कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। सीएए कानून पर कहा गया कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। वक्फ कानून पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों की मस्जिद, उनके कब्रिस्तान, उनकी मज़ारें छीन ली जाएंगी। बंगाल में हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई। लोग मुर्शिदाबाद से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो हमने तय किया कि आज इस पर बहस हो जाए और जनता के सामने हो जाए, दोनों पक्ष अपनी बातें रखें। हम ये तय करें कि इस बहस में कौन जनता को समझा पाता है। देखिए, सवाल दोनों तरफ से पूछा जाता है। एक ये कि क्या सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है या विपक्ष मुसलमानों को डरा रहा है बीजेपी के नाम पर। इसीलिए आज का मोशन है, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पक्ष में बोलने वाले लाल गमछे के साथ बैठे हैं और बीच में ऐसे लोग हैं, तालियों के साथ उनका भी अभिनंदन कीजिए। दिखाइए भाई, ये सारे लोग हैं जो ये मानते हैं। और सफेद गमछे वाले लोग जिनके पास अब मैं मौजूद हूं, ये लोग मानते हैं कि इन्होंने अपना मन नहीं बनाया। यही है ना, शांति दूत बन के तो नहीं बैठे, पर बनना भी चाहिए। क्यों ना ऐसे मुद्दे पर शांति दूत भी बैठे। और तीसरी तरफ जो ये ब्लू गमछे के साथ आप लोगों को देख रहे हैं, नीले गमछे वाले ये मानते हैं कि नहीं, वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को इस देश में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि ये तमाम लोग जो अब नेता बनकर इस मंच पर आएंगे, वो अपने अपने तरीके से बहस में जनता को कन्विंस करेंगे। अगर विपक्ष वाले लोग सफल रहे तो लाल गमछे वाले कम हो जाएंगे, सफेद गमछे वाले कम हो जाएंगे। ये नीला गमछा है। आप कभी भी जब ये तय कर लेते हैं कि नहीं, अब हमें अपना मन बदलना है, हमें विपक्ष के नेताओं ने कन्विंस कर दिया, तो आप अपना गमछा उतारिए, नया गमछा डालिए और चल दीजिए दूसरी तरफ। वैसा ही अगर नीले गमछे वालों को पक्ष के लोगों ने कन्विंस कर दिया, तो आपके पास भी ये मौका है कि आप दोनों में से कोई भी अपना गमछा रख के दूसरे गमछे का रंग लेकर अपनी जगह पर पहुंच सकता है। और इधर वाला, वैसे ही काफी भीड़ हो चुकी है और होगी। हाँ, क्यों होगी? क्यों होगी? सबको बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। जोर आजमाइश दोनों तरफ से होने वाली है। तो बहस बाजीगर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जनता आज वोट भी करेगी, लेकिन सबसे पहले मैं स्टेज पर अब बुलाना चाहती हूँ अपने तीनों जजेस। सबसे पहले 3 साल के ताऊ कमलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और फिरोज बख्त अहमद जी फॉर्मर चांसलर हैं। मानो के ये तीनों जजेस के तौर पर आ जाएंगे। आपने 3 साल के ताऊ साहब को देखा होगा, अलग अंदाज में ये अपनी बातें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहते हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके हैं, और रामकृपाल जी का एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, जिसको समेट कर आज वो तय करेंगे कि किस प्रवक्ता ने अपनी टीम के लिए बाजी मार ली है। और अब मंच पर स्वागत करते हैं पक्ष में बोलने वाले 3 वक्ताओं का। कभी पत्रकार हुआ करते थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सबसे पहले उनका स्वागत कीजिए। और मंच पर हमारे साथ जुड़ रही है निशा चौधरी आरएलडी की प्रवक्ता। आइए आइए, आप तीनों आइए। और हमारे साथ मोहम्मद फैज खान साहब, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं एमआरएम के, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जिन्होंने ये नीला गमछा पहना है और सफेद गमछा बना है, इनमें से कितने बच्चों का, युवाओं का आप मन बदल सकते हैं। तो आइए अब मंच पर स्वागत करते हैं हमारे अगले 3 वक्ताओं का। शेरो शायरी से अपनी बातें करते हैं, अक्सर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत प्रबल तरीके से रखते हैं। सुरेंद्र राजपूत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और उनके साथ अमीर जमाई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और मसूद फयाज हाशमी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बहस में। तो दोनों ही तरफ से वक्ता बैठ चुके हैं। और आप तीनों के लिए ये चुनौती है कि जिन्होंने लाल गमछा धारण किया हुआ है, जिन्होंने सफेद गमछा धारण किया हुआ है, उनको आप कन्विंस करें, और इधर जो जनसंख्या है नीले गमछे वालों की, उसको आप बढ़ाएं। अगर इधर से यहाँ भी ले आते हैं
वो भी एक उपलब्धि मानी जाएगी। तो आइए बहसबाजीगर की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं उस मंच की तरफ जहां पर दोनों ही टीमों को, अब देखिए आप लोग सब अपने आप में माहिर हैं, आपको लेकिन तय करना है हर टीम से पहला वक्ता कौन होगा। आपस में बात कर लीजिए और उसके बाद से तय कीजिए, क्योंकि जो पहला वक्ता दोनों तरफ से आएगा उन्हें 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा अपनी बात रखने के लिए, उन्हें समझाना है और आपको यकीन दिलाना है कि अगर वो पक्ष में बोल रहे हैं तो वो सही है, विपक्ष में बोल रहे हैं तो वो सही है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। मुझे लगता है मन बना लिया आपने, कौन आ रहा है सबसे पहले? ओह, इस बार बाजी पलटी जा रही है। चलिए तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इधर आप इधर आ जाइए। मोहम्मद फयाज खान, अगर नेशनल कन्वीनर एमआरएम के, तो अमीक जमाई पहले मोर्चा संभाल रहे हैं और आपका समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता की। क्या मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया? बेशक किया गया। 50 साल एक पार्टी सत्ता में रहती है और वही पार्टी लाती है एक नियम, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, मुसलमान आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है, मुसलमान सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे है। 50 साल सत्ता में आप रहे, मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और आपने ही कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर मुसलमान सबसे पीछे है। तो मुसलमानों को आपने इंसान नहीं समझा, वोट बैंक समझा। मुसलमानों को आपने ये समझा जैसे पुलाव बनाते समय तेज पत्ता सबसे पहले डाला जाता है, लेकिन पुलाव बनने के बाद खाने का वक्त आता है तो तेज पत्ते को सबसे पहले निकालकर बाहर किया जाता है। मुसलमान को बिल्कुल यही समझा और तुम ये कहते हो कि ऐ मुसलमानों मोदी से डरो, ऐ मुसलमानों योगी से डरो, मुसलमान को वोट बैंक समझते हो। मुसलमान बाखुदा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मुसलमान मोदी से क्यों डरेगा? मुसलमान मोदी से क्यों डरेगा? ना दूरी है ना खाई है मोदी हमारा, हर मुसलमान क्यों डरेगा? और जो सियासत करते रहे, जो इफ्तार पार्टी का इस्तेमाल करते रहे सियासत के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने तो सियासत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वोट बैंक नहीं समझा। लेकिन तमाम दलों ने क्या किया? जो हमारे इफ्तार का वक्त हुआ करता था उस समय लोगों ने देखा कि एक मौलाना मुलायम सिंह यादव के जूते उठा रहा है, शर्म आनी चाहिए। लेकिन समय समाप्त हुआ। अगले राउंड, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारी तो दुआ नहीं, पहले ही कहा था। वो दुआ भी इसमें हिस्सा माना जाता है, जब से जुबान खुलती है तब से हिस्सा माना जाता है, माफी के साथ। अब आपका समय जमाई साहब शुरू होता है अब। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, भारत में आजादी के बाद हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, और विशेषकर मुसलमान, जिन्होंने अपने इस देश को मादरे वतन माना और हमारे देश के संविधान को फ्रेम करने वाले हमारे बड़ों ने यह बताया कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही जैनियों का है। लेकिन आज इस देश की 80% आबादी दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी हों, मुसलमानों को इस देश में बीजेपी आरएसएस की राजनीति ने जो हमारे भारत के संविधान को निगल जाना चाहते हैं, जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान के जरिए जो मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो अधिकार मिले हैं, जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, आज वो मुसलमानों के कप्तान बनना चाहते हैं। सवाल ये है, हमने आपसे क्या मांगा? माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जब मरहूम मुख्यमंत्री रहे, एक दौर में सामाजिक न्याय की मंडल कमीशन के बाद राजनीति शुरू हुई। आरक्षण के जरिए मुसलमानों की 80% आबादी को ओबीसी के अंदर लाकर उनको मंडल कमीशन में शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिला। लेकिन यह बीजेपी आरएसएस आरक्षण को खत्म कर रही है। आज मुसलमानों के पास नौकरियां नहीं है। शिक्षा में आ जाइए, सच्चर कमेटी ने क्या बोला मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। तो माननीय नेताजी ने, मेरे नेता महबूब नेता अखिलेश यादव जी ने जौहर विश्वविद्यालय बनाया, इंटीग्रल विश्वविद्यालय बनाया और लोहिया यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसी सारी यूनिवर्सिटियां बनी कि जो मुसलमानों का पिछड़ापन है वो बराबर होना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय को इस सरकार ने बर्बाद कर दिया क्योंकि मुसलमानों को आप जाहिल रखना चाहते हैं।
अपनी जगह पर जाइए। अभी तक जो रवायत रही है उसमें हमेशा हमने देखा बीजेपी और कांग्रेस वाले वक्ता यहाँ पहुँचते थे, लेकिन इस बार दोनों ने बड़ी आसानी से धीरे से दूसरे को सामने किया है, तो अगली बार मुझे लगता है वही दोनों टकराएंगे। लेकिन उससे पहले अब बारी है युवा नेताओं की, और हमने ये तय किया है कि सिर्फ यहाँ पर जो स्पोक्स पर्सन है, जो हमेशा टीवी पे दिखते हैं, वही नहीं चमकेंगे। आज बारी है इधर से, कौन युवा नेता बन के आज बोलना चाहता है अपनी बात? आप बोलेंगी? चलिए ये टोपी पहन लीजिए युवा नेता वाली, बोलिए। आप वेट कीजिए, इधर से कौन बोलना चाहता है? आप बोलेंगे? उसके लिए ये वाली टोपी उतारनी होगी, ये वाली नेता वाली पहननी होगी, ठीक है? अब आप लोग दोनों मेरे साथ आइए इधर से और मंच पर आइए। आपको अपनी अपनी बात कहनी है 1-1 मिनट में, और देखते हैं कि इन लोगों के आप पसीने छुटाती हैं कि नहीं। आइए, चलिए। तो 2 युवा नेता हैं, आइए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आपके लिए 60 सेकंड है, आपको 60 सेकंड में अपनी बात कहनी है, और पक्ष या विपक्ष जिस तरह भी आप खड़े हैं, जनता को कन्विंस करना है। इनके बोलने के बाद आपके पास पहला मौका होगा जब आप गमछा बदल सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशु चौधरी है और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है चौधरी साहब, आपका समय शुरू होता है अब। 60 सेकंड ऑन माइक, जो बोलना है ऑन माइक। नरेंद्र मोदी साहब को जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर और योगी जी को मतलब ये कहा गया है कि ये दहशत और दंगे कराते हैं, सबसे ज्यादा दंगा कराने का जो काम किया है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है और समाजवादी पार्टी ने किया है। और उसके बाद जो आस्तीन का सांप बैठा है अरविंद केजरीवाल, उसने दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर दिया है। और ये डराते हैं, ये डराते हैं, दहशत का माहौल पैदा करते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड लिया गया तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। मुझे ये बताइए कांग्रेस वाले और ये आम आदमी वाली पार्टी वाले, जो कि कब्रिस्तान कहाँ है? कितने कब्रिस्तान हुआ करते थे? वो जमीन कहाँ है? ये बताइए कहाँ है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कहाँ है? अब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया वो सही किया, उनकी दुकानें बंद करी है और उनकी दुकानों को बंद करने का काम किया है, और वो हिसाब होगा, उनकी दुकानें बंद होंगी। मोदी जी जिंदाबाद है, वो हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी। आपका समय समाप्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। अच्छा एक नियम बता दें, चाहे आपके अंदर कितनी भी आग हो, उधर देखकर ना ललकारे, मुझे एड्रेस करें, क्योंकि इस बहस में हमने कोशिश की है कि वो सड़क वाली मारपीट ना हो। आप अपनी बात कहिए और तर्क में ताकत हो तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। आपका समय, नाम बता दीजिएगा। खुशी भाटी। खुशी भाटिया, आपका समय शुरू होता है अब। थैंक यू। मैं सबसे ये पूछना चाहूंगी कि कौन कौन यहाँ पर सिर्फ धर्म के नाम पर आया है? क्या हमारे भारत में धर्म पहले से था? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे पहले से धर्म था। भैया जातिवाद पहले से नहीं था, जातिवाद पहले से नहीं था। मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि जातिवाद लाया कौन? हमारे यहाँ पे जातिवाद के नाम पर सबसे ज्यादा दंगा करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। आवाज ऊंची करनी हमें भी आती है, पर बात ये आवाज ऊंची करने वाली नहीं है, बात है बात रखने वाली। क्या आप ये बताइए कि वक्फ कानून किस वजह से इतना ज्यादा बेकार किया जा रहा है? एक बात बताइए, दान धर्म तो हमारे हिंदुओं में भी होता है, दान धर्म तो हमारे हिंदुओं में भी होता है, पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे ही क्यों उठाया जा रहा है? वक्फ कानून एक बहुत सहज तरीके की सोच है जिससे हमारे यहाँ पर धर्म कानून किया जाता है। जिस प्रकार से है ना हमारे यहाँ पे दान धर्म किया जाता है, उस तरीके से अस्पताल वगैरह वक्फ कानून के जरिए भी बनाए जाते हैं, पर वो चीज कोई नहीं देखता, वो चीज कोई नहीं देखता, वो चीज कोई नहीं देखता ना। अच्छा युवा नेता जब आ रहे हैं तब भी आप लोग इतने आक्रामक होएगा, कैसे चलेगा? आपका समय समाप्त होता है, लेकिन कितने लोग मानते हैं कि ज्यादा प्रबल वक्ता ये नेता थे, इनके साथ खड़े हो जाइए? और कितने लोग मानते हैं कि इन्होंने अच्छा बोला? हाथ उठाइए। ये सफेद वालों ने क्या सोचा हुआ है आज सुबह से? कुछ पे कोई राय नहीं रखनी। अच्छा अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, इधर पीछे से जी, इधर से आएगा माइक, आएगा माइक, आएगा माइक, आएगा। थामिए थामिए, अपने अंदर की आग को बचा के रखिए। अच्छा एक्सचेंज हो गया है, ऐसा कहीं लग रहा है समझौता किए थे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के पास अब पहला मौका है, और सफेद गमछे वाले जो लोग हैं, अगर आपको किसी ने अभी तक कन्विंस किया है तो आप अपना गमछा बदल सकते हैं। आप भी बदल सकते हैं, आप भी बदल सकते हैं। कोई ऐसा है जो बदलना चाहता है? सब डट
बदलना है, बदलना है, 2 लोग बदलना है। आइए नीचे, आइए नीचे आइए। किधर जाओगे भैया, किधर जाओगे, जाओगे किधर, उधर। बस हो गया, हो गया, चलिए चलिए। चलिए भाई, पूरी फौज जा रही है। ये देखकर मुझे भी हैरानी हो रही है कि जिस तरह का पलायन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी बाजी बाकी है। मुझे लगता है अभी भी एक बड़ा मौका है और उस मौके को भुनाने के लिए अगले 2 जो वक्ता है, प्लीज आप लोग बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मंच पर आइए। और इधर से प्रदीप भंडारी जी मोर्चा संभालिए। प्रदीप भंडारी जी, आपका समय शुरू होता है अब। भारत माता की। आप लोग भी भारत के नागरिक हैं, बोलिए भारत माता की। आज मैं बोलना चाहता हूं कि झूठ के पाव नहीं होते, फिर भी वो चलता है। सच की रोशनी के आगे फिर फिसल जाता है। आज भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, परंतु अगर 70 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई सच्चर कमेटी ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर मुसलमान गरीब रहा, वंचित रहा, शोषित रहा, तो इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आज मुसलमानों के अंदर गरीबी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर 35% थी, आज वो सिर्फ 3% रह चुकी है। आज मुसलमान नागरिक की, युवा की प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस पार्टी के समय 3% थी, आज 27% से बढ़ चुकी है। और अगर ये हमको कहते हैं कि भाई हम मुसलमान विरोधी है, तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि 2014 से लेकर 24 में अगर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती तो मुसलमानों के टिकट्स क्यों कम करे? ये मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे लिए मुसलमान हो या हिंदू सब एक हैं। तभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती 2018 के अंदर होती है, मोदी शासन में होती है। सबसे ज्यादा मेरिटोरियस कैंडिडेट सरकारी व्यवस्था के अंदर 40% आते हैं, मोदी सरकार के अंदर आते हैं। मोदी सरकार की पीएम आवास स्कीम हो गई, जलधन स्कीम हो गई, उज्ज्वला हो गई, सब में 25 से 30% भागीदारी मुसलमान समाज की आती है। ये रहा एनसीआरबी का डेटा। आज भारत में पिछले 50 साल में सबसे कम दंगे हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दंगा करें, हम चाहते हैं कि वो दोनों देश की नागरिक के आगे बढ़े, भले हिंदू हो या मुसलमान हो। और अगर इनकी नीति साफ होती तो बंगाल के अंदर सुनिए मुसलमानों की हालत क्या है। बंगाल में सिर्फ 2% मुसलमानी सरकारी नौकरी के अंदर है। गुजरात जहां भाजपा है उससे दुगना है। और बंगाल के अंदर स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों में इसी के साथ आपका समय समाप्त हुआ। और अब अगले वक्ता सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होंगे। और आपका सुरेंद्र जी समय शुरू होता है अब। चलिए साथियों, कम से कम वंदे मातरम तो कीजिए। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अंजना जी, आज आपने बहुत बढ़िया एक वो रखा है, शो रखा, और आपने कहा कि मुसलमान वोट बैंक के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से दबाव में मुसलमान को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारी बाईं तरफ के लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं ना। अभी इन लोगों ने कहा, भी प्रदीप भंडारी ने कहा कि साहब मुसलमान कितने सांसद इसने किए, तो प्रदीप भंडारी बता दें। अभी नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे थे कि साहब आपने मुसलमान कितने अध्यक्ष बनाए, तो हमने कहा हमने तो 8 बनाए। आपने कितने बनाए जरा बता दीजिए। आपने कितने सांसद बनाए जरा हमें बता दीजिए। आपने कितने मुसलमानों को एमपी एमएलए का टिकट दिया हमें बता दीजिए।
सच बात यह है कि हम लोग और इन लोगों में अंतर यह है कि ये लोग मुसलमानों को वोट बैंक दिखा करके, मुसलमानों का डर दिखा करके एक सामने वाला एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मैं सहमत हूं आपके इस क्या नाम है एपिसोड से कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों का डर दिखा करके एक हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं। मेरे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, और इसलिए वोट बैंक बना रहे हैं ताकि मुसलमान को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। ये चारे के रूप में जो लोग बैठे हुए हैं, ये महंगाई पर बात ना हो सके, गरीबी पर बात ना हो सके, बेरोजगारी पर बात ना हो सके, अशिक्षा पर बात ना हो सके, कहीं ना कहीं बाकी चीजों पर, अवसरों पर बात ना हो सके, नल की बात ना हो सके, नील की बात ना हो सके, कोल की बात ना हो सके, भील की बात ना हो सके, आदिवासी की, पिछड़े की, महिलाओं की बात ना हो सके। इसलिए ये लोग मुसलमानों को चारा बना करके बहुसंख्यक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है, फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, रहजन ये रहे, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, और कुछ और तो अक्सर होता है, और तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, लेकिन उससे पहले जजेस की बारी है। कौन सवाल पूछना चाहता है? और आप डिबेट पे क्या अपनी अपनी तरीके से बात अच्छे से रख पा रहे हैं, मोशन को डिफेंड या उसके अगेंस्ट बोल पा रहे हैं? अंजना साहिबा, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं आज तक को। ये बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट है, और इसको दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में देखा जाता है। सबको सुनने के बाद मैं सब पे थोड़ा थोड़ा कमेंट करूँगा। मुझे पता नहीं जजेस के पास कितना टाइम है, ये तो अंजना साहिबा बताएंगी, क्योंकि शी इज़ द सुपर जज अबव ऑल ऑफ अस। देखिए, मैं सुन रहा था अभी फैज़ खान को। फैज़ खान MRM से हैं, और फैज़ खान ने एक बड़ी अच्छी बात कही है सभी के लिए। वज़ीर आज़म जो है हमारे, हम सबके हैं, भाजपा के नहीं है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। मेरे ख्याल से एक अच्छा सेंटीमेंट है, सबको इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अच्छा, मैं सुन रहा था अमीर साहब को। अमीर साहब ने एक उर्दू के 2 बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे, मादर वतन। मैं बजाय इसके जजमेंट दूं, एक सवाल छोटा सा पूछूंगा आपसे अमीर भाई। ये बताइए, क्या आप भारत माता की जय, वंदे मातरम इस प्रोग्राम में कह के हम सबको गौरवान्वित करेंगे या नहीं? वी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, हम में कोई मुखालिफत नहीं है, हम सब हिंदुस्तान के लिए हैं। भारत अब जगत गुरु बनने जा रहा है। जब तक अमीर भाई आप जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम पीछे रहेंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, इस पर एक जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं जब मादरे वतन कह रहे हैं तो वो बोल, भारत माता की जय दोहरा देता हूँ। क्या आप भारत माता की जय, वंदे मातरम कहेंगे तो कहीं आपका इस्लाम की जड़ें तो खत्म नहीं हो जाएंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे देश की और संविधान की ये खूबी है कि हम सब अपने देश को किस तरह से इमेजिन करते हैं, किस तरह से अपने भारत को हम परसीव करते हैं। मैं भारत को मादरे वतन जिंदाबाद, भारत माता की जय कह दीजिए, वंदे मातरम कह दीजिए। मेरा इस्लाम, मैं सलाम मुसलमान हूँ, क्या मुसलमान हूँ, मैं भारत माता की जय भी कहता हूँ, वंदे मातरम भी कहता हूँ। मेरा इस्लाम इससे कमजोर नहीं होता। मैं आपसे कहूँ नाथू, मैं आपसे अमीर भाई, जलेबियां ना घुमाइए, सीधा जवाब दीजिए। जैसे आपका इस्लाम कमजोर हो जाएगा अगर आप वंदे मातरम या भारत माता की जय कहेंगे। जज साहब देखिए, आजकल तो नंबर्स लोकसभा में ज्यादा होते हैं, बिल पास हो जाती है, काली भी होती है, सफेद भी होती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरे संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को अपने तरीके से देश प्रेम की व्याख्या करने का अधिकार है। आपने एक बात कही, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमीर भाई। सुरेंद्र राजपूत साहब ने एक बात कही, मैं उस पर कुछ कहना चाहूँगा बतौर जज। आपने बड़ा अच्छा शेर कहा था, मैं भी शेर से जवाब देना चाहूँगा। भारत पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा प्रभु राम की, कान्हा का प्यार है। अब सुरेंद्र जी, आपने एक बात कही कि मुसलमानों से डराया जा रहा है। मुसलमानों से डराया नहीं जा रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी पार्टी कांग्रेस ने मुसलमानों को पिछले 55-60 साल में जनसंघ से, भाजपा से,
वीएचपी से, आरएसएस से डराया ठीक। और वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल किया। क्योंकि एक समय की सेकंड, एक कमी है, सेकंड, छोटा-छोटा बस कमेंट हो करना गया, होगा, हो गया। सर। ठीक है, मतलब- मुसलमानों के मोहल्ले में कांग्रेस ने थाने ज्यादा बनाए, ना स्टेडियम बनाए, ना स्कूल बनाए, ना हॉस्पिटल, ना डिस्पेंसरीज। ठीक है। आप इस पे बताइए। थैंक यू सो मच। देखिए जैसा सबसे बड़ी चीज़ तो आपको सलाम है कि आप मादरे वतन और वंदे मातरम में फ़र्क कर रहे हैं। एक अरबी का शब्द है मादरे वतन जिंदाबाद अगर कोई कह रहा है और वंदे मातरम कह रहा है कोई, इन दोनों में अंतर आप कर रहे हैं। तो आप डरे हुए मुसलमान हैं अंतर या बना दिया बड़े गया मुसलमान हैं, ये आपको बताना होगा। अंतर सुनिए, ये फर्क यहाँ आप जैसे लोगों ने, हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। कांग्रेसियों ने, अगर अल्लाह के अलावा सपाइयों ने किसी से बनाया डरता है कोई मुसलमान बताए। अब अगले वक्ता को मंच पर बुलाएंगे। थामिए थामिए, आप लोगों की बारी आने वाली है। आप अगले जो 2 वक्ता बचे, थैंक यू सर, अगले जो 2 वक्ता बचे हैं वो यहाँ पर आ जाए मंच पर। लेकिन उससे पहले 1-2 सवाल लेंगे जनता से भी, क्योंकि बहुत देर से इंतजार करें। यहाँ से किसको पूछना है? आप पूछेंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों की जो भाजपा है, भाजपा की केंद्र सरकार है, 11 सालों से मुसलमानों की बात करती है कि मुसलमानों को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नए नए बिल मुसलमानों के खिलाफ लेकर आ रही है। वो ये बताएं कि वो मुसलमानों के लिए और हिंदुओं को आपस में क्यों बांट रही हैं? जहां मस्जिद होती है, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर बराबर में होता है उसको नहीं तोड़ा जाता है। कोई मुसलमान को डराने के लिए कोई भी लड़का या कोई भी मुसलमान मोहल्ले में जाके पुलिस वहाँ पर जुल्म ज़्यादती करती है अगर वहाँ कोई भी बात हो जाती, कोई भी घटना हो जाती है। लेकिन आगरा के अंदर हम सब ने देखा कि लाखों लोग इकट्ठा होकर तलवारों को लहराते हैं, लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है और ना ही उनको कोई अरेस्टिंग होती है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है। प्रदीप भंडारी जी, माइक उठाइए जल्दी से और इसका जवाब दीजिए। एक सवाल इधर से किसी को पूछना है? आप लोगों ने मोक्ष पा लिया है क्या? मतलब किसी को सवाल भी नहीं, जवाब दीजिए। आगरा के अंदर ऑलरेडी हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ये रहा इन पे, तो आगरा हम धर्म देख के कार्रवाई नहीं करते। ये मेरा डेटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डेटा है। पिछले 50 सालों में देश में सबसे कम दंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अंदर हुए। एक भी मस्जिद हो या मंदिर हो, किसी के खिलाफ वह कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे लिए मस्जिद है वो बराबर है, मंदिर है बराबर है, तभी हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। हेलो, मेरा नाम इल्ज़ा मलिक है और मुझे पूछना है कुछ, और एक सवाल भी है मुझे। सबसे पहले तो मैं वक्फ बोर्ड के बारे में कहना चाहूँगी। 100 सालों के अंदर वक्फ बोर्ड ने महिलाओं के लिए किया क्या? कुछ नहीं, नथिंग। मैंने दरियागंज के अंदर चक्कर लगा, एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मैं बिल्कुल यतीम बच्ची हूँ। उसके बावजूद भी मैंने अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया, जैसे तैसे करके ऊपर वाले ने मुझे यहाँ तक लेकर आ गए, वो उसने किया मेरे साथ। लेकिन वक्फ बोर्ड ने क्या किया महिलाओं के लिए? पिछड़ी पड़ी है वो आज भी, उनके लिए कुछ नहीं होता। ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई स्थिति उनके लिए, ना कोई कंडीशन, सब कुछ पिछड़ा हुआ लगता है मुझे उनकी कंडीशन में। क्या है महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं है। आज भी वो सेफ नहीं है। कहीं भी जाती है तो सबसे पहले सवाल खड़े हो जाते हैं महिलाओं के ऊपर। अरे क्या है, 100 सवाल, मतलब कितने सारे एलिगेंट्स महिलाओं पे लगते हैं। क्या करता है वक्फ बोर्ड आपका? लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर आपने अपना मन नहीं बनाया है, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप सफ़ेद गमछे वालों के साथ हैं। लेकिन आप ये मान रही है कि वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो संशोधन हुआ है वो आपको सही लगता है या नहीं? आपकी सरकार ने भी कुछ नहीं किया सर। कोई भी दल हो, कुछ भी हो, महिलाओं के लिए कोई कुछ नहीं करता। सरकार है, सब वोट लेते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल इधर से लेते हैं, जिसके बाद अगले वक्ता बोलेंगे। आपका हो गया, बहुत चमका लिया आपने, आप बोलिए। महिलाओं के लिए सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया? ट्रिपल तलाक के लिए जो किया महिलाओं के लिए, वो इस सरकार ने तो किया है, और पहले किसी सरकार ने क्यों कहाँ किया? तो ये कैसे बोल सकते हैं ये कि सरकार ने कुछ नहीं किया? चलिए ठीक है, अब एक एक अगले राउंड के सवाल में लेने के लिए आऊंगी, लेकिन अब बारी है एक बार फिर मंच पर पहुंचने की, क्योंकि तीसरे वक्ता अपनी अपनी तरफ से बोलने का इंतजार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ, इसके बाद आ जाएंगे, सवाल लेंगे, आप लोगों के जवाब भी लेंगे। अगली वक्ता जो हमारे साथ मौजूद है, निशा चौधरी, आपका समय शुरू होता है अब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। जय जवान, जय जवान,
तो ये देश सभी का है और आज की सरकार सभी के लिए काम कर रही है। अभी एक बिटिया ने बोला कि सरकार ने नहीं किया, तो मैं सबसे पहले एक महिला होने के नाते महिला पक्ष की बात करूंगी कि आज तक मोदी सरकार में, एनडीए सरकार में जितनी योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं, आज से पहले पिछले 70 सालों में, 75 सालों में नहीं आई थी। तो आज उन योजनाओं को मैं गिनाना शुरू करूं तो शायद आज का पूरा कार्यक्रम खत्म हो सकता है, इतनी योजनाएं हैं। चाहे वो बेटी बचाओ है, सुकन्या योजना है, लेकिन आज मैं बात करूंगी अपनी मुस्लिम बहनों के लिए जो इस सरकार ने किया, वो है 3 तलाक की बात। अगर मैं बात करूं, इससे बड़ा सम्मान एक मुस्लिम महिला बहन बेटी के लिए नहीं हो सकता कि जिस तरीके से उनकी जिंदगी को रौंद दिया जाता था, आज वो पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए वो सुरक्षा महसूस करते हैं, क्योंकि आज उनको कोई भी फोन पर या ऐसे नहीं कह सकता तलाक 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 और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा कानून ला करके मोदी सरकार ने जो बेटियों के लिए किया, जो मुस्लिम बहनों के लिए किया है, वो मुस्लिम बहनें समझती हैं। और यही कारण है आज मुस्लिम बहन बेटियां अपने परिवार से बताएं ना बताएं, लेकिन जब वोट डलता है तो वो एनडीए सरकार में डलता है, मोदी सरकार को डलता है। यही कारण है कि बार बार हम जीत रहे हैं और बार बार सरकार बना करके नई नई योजनाएं ला करके देश का सबका साथ सबका विकास की बात करें। आज कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें गांव में अगर वो योजना पहुंचाई जाती है, चाहे वो कोई भी महिलाओं के लिए योजना हो, कि उसमें छांटा जाता हो कि ये योजना मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं दी जाएगी। चाहे वो आपके मकान बनाने की योजना हो, शौचालय बनाने की योजना हो, हर योजना को सभी के लिए किया जाता है। और लोकदल चौधरी चरण सिंह हमेशा ही मुझे रोकना पड़ेगा। सब अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं और आपका अब मसूद फैयाज हाशमी साहब, वक्त शुरू होता है अब, जिसके बाद देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हूं नहीं, लेकिन अब मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मैं अब नेता बनूंगा, कौम को रास्ता दिखाऊंगा। मैं अब नेता बनूंगा, कौम को रास्ता दिखाऊंगा। बहुत दिन बन चुका उल्लू, अब औरों को बनाऊंगा। हमारे देश के अंदर आज का जो मुद्दा है कि क्या मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा है, मुसलमानों को वाकई वोट बैंक समझ रखा है। किसी पार्टी ने डरा के मुसलमानों को वोट बैंक समझ रखा है और किसी पार्टी ने मुसलमानों को अलग करके वोट बैंक समझ रखा है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो जो सो कॉल्ड मुसलमानों का वो साथ लेके चलती थी, उनको भी अपने यहाँ से हटा दिया। मुसलमानों को, किसी मुसलमान को पूरे लोकसभा इलेक्शन में एक मुसलमान उनकी नज़र में इस काबिल नहीं था कि उन्होंने उसको टिकट दिया हो। किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। असेंबलीज के अंदर किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं चाहते, मुसलमानों का सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए किया क्या है? सबसे पहले हज सब्सिडी खत्म की, उसके बाद मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप खत्म की गई। ये जो लोग दावा करते हैं कि मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उन लोगों ने जो मुसलमानों की फलाह के काम थे, जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने के काम थे, सबसे पहले वो काम खत्म किए और मुसलमानों में पिछड़ापन लाने की पूरी कोशिश की गई। और मुसलमानों के, भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने तो ये कहा कि हम मुसलमानों को आपस में लड़वाएंगे, शिया को सुन्नी से, देवबंदी को बरेलवी से। ये बातें उन्होंने बाकायदा की हैं, सबके सामने की हैं, और उसी एजेंडे के ऊपर ये तमाम लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, हम उनको खिलाफ हैं, और नरेंद्र मोदी की जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं, हम उनके खिलाफ हैं, उनको नकारते हैं। और मैं अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ठीक है, शायरी वाली अच्छी सबने अपना ली है, लास्ट में शायरी बोलो तो रोकेगी नहीं। वैसे आपका समय समाप्त हुआ, आप दोनों अपनी जगह पर रहिए, लेकिन अब जो बाकी यही रहिए, जो बाकी 2 जजेस बचे हुए हैं वो अपने सवाल करेंगे। तो आइए, अब जो बाकी 2 जजेस बचे हैं, आप अपनी तरफ से, कमलेश जी आप सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद से रामकृपाल जी। आगाज तो बहुत धुआंधार हुआ, पर नए फॉर्मेट के नए शो में मैं चाहता था कि कुछ नए फैक्ट, कुछ नया तरीका उभर के आएगा, पर उस धुआंधार में धुआं बहुत था, धार बहुत कम थी। इसका मुझे अफसोस रहेगा। और कहाँ पे फोकस करना चाहिए था? हाँ, कहाँ पे फोकस करना चाहिए था? वही दलीलें होती हैं जो दलीलें हम सुन सुन कर थक गए हैं। कोई भी कुछ नया माल लेकर नहीं आते, तो हमें वैसा लगता, हम भी जैसे सबका ये मानना है। आमिर साहब ने बोला कि जितना ये देश हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही जैनियों का है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
उन्हीं की तरफ के लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। तो कौन सा ये तजाद जो है ना वो बना रहता है हमारे देश में। हमारा देश है कॉन्ट्राडिक्शंस का, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर अब मैं यही कहूँगा कि जो बैंक जिनके पास वोटों की नकदी के अलावा कुछ नहीं है, उसको अगर सियासी हुक्मरान लोग या ओपोजिशन के लोग बैंक समझते हैं तो कोई बुराई नहीं है। बैंक बने रहिए, किसी न किसी का बैंक तो बनेंगे ही, पर ये रखिए कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो, बैंक लूटे नहीं। क्या बात है ताऊ जी, लेकिन लग रहा है कि हथियार डाल दिया उन्होंने। कहा है कि कॉन्ट्रडिक्शंस तो इस देश में है ही, आपस में भिड़ेंगे ही, आपको वोट बैंक बनाना ही है, लेकिन देखिए कि कुछ होता रहे। अगर उधर से आप वोट ले रहे हैं तो कुछ बदले में भी कभी कभी दे दिया कीजिए। रामकृपाल जी, पहले स्पीकर्स पर, उनके बोलने के तरीके पर, क्या उन्होंने डिफेंड अच्छे से किया मोशन को? नहीं, मैं तो सोच के आया था कि शायद आज का टॉपिक ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, यानी मुसलमानों को किस तरह से वोट बैंक बना करके किया गया है, जो भी। लेकिन यहाँ देख करके जो दृश्य है, जिस तरह से उधर से इधर लोग आ गए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वर्तमान आज की जो राजनीति है और जो मुझे ये दृश्य दिखाई पड़ रहा है, उसमें मैं केवल एक चीज़ कहूँगा कि लोकतंत्र की जो एक परिभाषा है कि बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान। सच्चाई ये है कि इस देश में लगातार वोट बैंक की तलाश की जाती रही है, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर। और निदा फाजली की एक लाइन है कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। तो दिक्कत ये है, और सचमुच में तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा का उदाहरण दूंगा। सन 85-86 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, और वो फैसला एक इंसान के पक्ष में सुनाया था, एक महिला के पक्ष में सुनाया था, बेवा के, कि इसको 150 रुपये 200 रुपये जितना भी है, वो तलाकशुदा थी, इनको हर्जाना मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति ने उनको इंसान के अलावा देखा कि ये हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखा, और राजनीति ने अदालत के फैसले को बदल दिया। तुष्टीकरण का सबसे पहला उदाहरण वो था जो कि एक कानूनी ढंग से किया गया। मैंने सुरेन जी को सुना, और सुरेन जी अपनी पार्टी के एक कद्दावर प्रवक्ता हैं, बहुत जानकार हैं, बहुत वो है। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एक ही चीज़ कहूँगा आप लोगों से, जिस तरह से यहाँ बहुत संख्या कम होती गई कि पुराने दौर का सिक्का हूँ, मुझको फेंक न दे, बुरे दिनों में मुमकिन है मैं भी चल जाऊँ। तो कांग्रेस पार्टी इस देश में करीब 60 साल राज की है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए आखिरी के 3 सवाल लूंगी इस नीले गमछे वाले हिस्से से। कोई एक व्यक्ति आप चुन लीजिए जो सवाल पूछना चाहता है। कौन? आप पूछे। मैम मैं पूछना है, तो मैम ने बोला कि महिलाओं के लिए बहुत काम हो रहा है। मैम फिर इतने सारे रेप्स क्यों हो रहे हैं और इतने सारे वुमेन्स इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रही है? दस एक साथ जवाब लेंगे, अपने एक एक सवाल का ही वक्त है। मैं ये कहना चाहती हूँ मुशर्रफ साहब से कि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी मुसलमानों के अगेंस्ट है, उन्होंने ऐसा कहा। कम से कम मोदी गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है, उससे पहले वाली सरकारों के पास कोई पॉलिसी नहीं थी, कुछ नहीं था। एक आखिरी, आइए पीछे से, क्योंकि कुछ युवाओं को नीचे आना पड़ेगा। नीचे कुछ युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए इधर से। हमारी क्वेश्चन है मैम, अभी कहा जा रहा है कि वोट बैंक के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अभी तलाक़ बिद्दत आई थी, उसमें देखा गया था कि कौन कर रहा है यूज। ये 1985 की केस है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जिसमें दिया गया था कि मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस देना जो है मस्ट होगा, ये उसके अधिकार है। लेकिन उसमें सर बताया अभी जैसे कि राजीव गांधी की सरकार आई थी और उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में इसलिए दे दिया, वोट बैंक की राजनीति के चलते उसको बदल दिया और जो इद्दत पीरियड में सिर्फ कर दिया कि उसको मेंटेनेंस देना है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुसलमान महिलाओं को मेंटेनेंस देना उसका अधिकार है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी? आखिर सरकार को वो बदलना क्यों पड़ा? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? ठीक है, चलिए अब आप लोगों की भी राय हो गई है और अब वो घड़ी है जब हमारे जजेस ये फैसला सुनाएंगे कि बहस बाजीगर में आज का बहस बाजीगर कौन निकला।
और उससे भी पहले आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। वोटिंग का समय शुरू होगा, तो आप लोग अपना अपना मोबाइल खोल लीजिए। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अगर आप घर पर भी मौजूद हैं तो आप अपना वोट डाल सकते हैं। जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी राय लिखिए। अगर आप इस पक्ष में, अगर आप ये मानते हैं कि हाँ, इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बीजेपी का आरोप है विपक्ष की तरफ से, तो ऐसे में आप हाँ पर कीजिए क्लिक, और अगर आप मानते हैं नहीं तो आप नहीं पर क्लिक कीजिए। चलिए, आप अपना वोट डालिए। और इसी के साथ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ कहने वाले 80%, नहीं कहने वाले बढ़ता जा रहा है, घटता बढ़ता जा रहा है। हाँ कहने वाले 73 हो गए हैं, नहीं कहने वाले 15 हैं, कह नहीं सकते वाले 12। अब देखिए किधर मामला फिर से इधर बढ़ा है, नहीं कहने वाले 18 हो गए हैं। हाँ कहने वाले फिसलते जा रहे हैं, और इधर नहीं कहने वाले बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ कहने वाले लगातार बरकरार हैं, मेजॉरिटी में। कह नहीं सकते वाले भी हैं 14%। मुझे पता है ये कहाँ से आ रहा है ये जवाब। कोई ऐसा है जो अभी तक वोट नहीं कर पाया है? कोई ऐसा है जो वोट नहीं कर पाया? फौरन हाथ उठाइए। 67% कह रहे हैं हाँ, नहीं कहने वाले 18% है, 20%। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 68% लोग कह रहे हैं हाँ, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ऐसा शख्स जो वोट नहीं डाल पाया, खड़े हो जाइए। मुझे लगता है सब ने अपना वोट डाल दिया है। आपका वोट नहीं पड़ा तो आप बहुमत की तरफ में बैठ जाइए। तो चलिए, तालियों के साथ इस बात का तो अभिनंदन कि ये वो पक्ष है जो जनता को कन्विंस कर पाया। और नीले गमछों का जो अंबार है वो भी बहुत कुछ कह रहा है कि कई लोगों ने पाला बदल लिया। लेकिन अब बारी है जजेस की। आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। किसी को ऐसा लगे बात कर लीजिए, एक बार कुछ तो तय कर लीजिए आपस में। फैसले पर पहुंच गए हैं क्योंकि ये जजेस तय करेंगे, बहस बाजीगर। लेकिन याद रखिए, अगर आप भी घर में मौजूद हैं तो आप भी QR कोड स्कैन करके राय अपनी दे सकते हैं। क्या मुस्लिमों को इस्तेमाल किया जा रहा है वोट बैंक के तौर पर? हाँ, वरना नहीं। आपका भी जो वोट है वो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। रामकृपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। आप ही करिए। आपने मन बना लिया है, 6 कंटेस्टेंट्स को दिखा दीजिए, क्योंकि इन 6 में से कोई एक आज बहस बाजीगर चुना जाने वाला है। देखिए, बड़े धर्म संकट में है। मैं हूँ खुद, इसलिए कि बोले तो सभी अच्छा हैं, लेकिन बात वही होती है, जनमत का आदर करना चाहिए। जिस तरह से 70-75%, तो मैं एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के जो लोग हैं, मैं मानता हूँ सबने अपना अपना पक्ष अच्छे ढंग से रखा है। रही बात प्रदीप भंडारी जी की और सुरेंद्र जी की, मैं दोनों को साझा करता हूँ कि करीब करीब अपनी अपनी बातें सभी ने कही। स्वीकार कीजिए भाई, दोनों खड़े हो जाइए। आप दोनों को बेस्ट वक्ता का अवार्ड मिल रहा है। बहस बाजीगर आप दोनों बन रहे हैं रामकृपाल जी की नजर में। अब बैठ जाइए। अब ताऊ जी की बारी है। ताऊ जी की बारी है, बैठ जाइए। अब ताऊ जी की मेरी नजर में जो बाजीगर हैं वो दोनों टीम से एक हैं, मसूद फैयाज हाशमी साहब और फैज खान साहब। वो चले, ताली बजाइए। तो यहाँ पर आपको मोहम्मद फैज खान साहब जो कि नेशनल कन्वीनर हैं MRM के, और मसूद फैयाज हाशमी, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। कि जजेस ने इस बार क्या किया है, जबरदस्त हो रहा है। अब तीसरे जज ये तय करेंगे कि किसको वो चुनते हैं। अंजना, मैं इससे पहले कि अपना जजमेंट दूं, 2 लाइनें कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा मैं शायरी के लिए किसी को नहीं रोकूंगी। बस 2 लाइनें हैं। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश, पूरा सुन लीजिए, अभी वाह वाह मत करिए। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, यह देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। थैंक यू। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। अमीर भाई, मसूद भाई, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। हम सब इंसान हैं। अब मेरा जजमेंट यह है, देखिए, जो जमकर बोले मेरे हिसाब से इस तरफ से प्रदीप भंडारी, जो पहले चैनल्स पे भी बोलते रहे हैं, 2 लोगों की नजर में, उनके साथ ही साथ हमारे फैज खान। लेकिन मैं अपना वोट ख़ास तौर से देना चाहूँगा हमारी जो बहन हैं, बेटी हैं, निशा चौधरी, बहुत ज़बरदस्त बोली हैं।
बहुत बढ़िया तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जूरी मेंबर्स का जिन्होंने आज बहस बाजीगर भी चुना। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप 6 के 6 यहाँ पर बड़े स्टार बनकर आए और बड़े स्टार के ही तौर पर इसी तरह से अगर हम स्वच्छ बहस देश में करेंगे, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत है और ये शो आप लोगों का है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ इस कार्यक्रम में बहस बाजीगर में शामिल होने के लिए। तो आज के लिए हमारे शो में इतना ही, लेकिन अगर आपको अपनी कोई भी राय देनी है टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आप हमें भेज सकते हैं। आप मुझे भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल किया जा सके। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए